सभी सखियों सहेलियों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार, सखाओं को भी हमारा नमस्कार और साथ में स्वप्निल श्रीवास्तव का भी प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आपको भी नमस्कार स्वप्निल, क्या हाल है? जी बहुत बढ़िया एकदम। और आज पहला मौका है जब हम और आप साथ हुए हैं एक मंच पर। बिल्कुल, और ये साथ हमेशा निभाते रहेंगे, बना रहे और सखियों सहेलियों और सखाओं का साथ भी हमेशा बना रहेगा। अब जब बात आपने साथ की है तो साथ की ही आज बात की जाएगी। जी हाँ, कि साथ जब होता है तो जब बात होती है साथ और बात, तो फिर क्या होता है और उस साथ को बनाए कैसे रखें, साथ ही साथ उस साथ का मान और सम्मान भी बना रहे और आपसी रिश्ते से उसमें मधुरता आती रहे, इस पर भी बात करेंगे। तो रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं? हाँ। दरअसल रिश्ते बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, रिश्ते तो खुद ब खुद बन जाते हैं। अब चाहे दफ्तर की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे आपकी सामाजिक जीवनचर्या की बात हो, लेकिन रिश्तों को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये बात हम अभी करें या पहले गाना सुन लें? नहीं, बस उससे पहले ये बता दें कि और किन बातों के बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बारिश तो बहुत सुहाना मौसम है। बारिश और बीमारियों की बातें करेंगे। मौन मतलब चुप रह जाना या समाधान या समस्या, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सौंदर्य साधना, भाप लेना, और इसके अलावा जो हमने जिसका जिक्र किया कि कार्यस्थल पर सफल रिश्ते कैसे बनाएं। तो उससे पहले एक गीत हो जाए, सुनते हैं ये गाना। जो जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे।
बंदिनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था और स्वप्निल हमने जिक्र किया था कि कार्यस्थल पर सफल रिश्ते कैसे बनाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिख करके भेजी हैं। तो एक ने लिखा है कि आपका मधुर व्यवहार और आपसी सामंजस्य ही कार्यस्थल पर मधुर रिश्ते बनाने में सहायक होता है। जहां सहकर्मी अपने कार्यक्षेत्र में एक दूसरे के योगदान की सराहना करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो आपसे रिश्ते मजबूत होते हैं। कार्यक्षेत्र कोई भी हो, जहां टीम वर्क की भावना होती है, वहां हर कार्य अच्छे से होता है, कोई मनमुटाव नहीं होता। इससे रिश्ते भी मधुर बनते हैं और कोई तनाव भी नहीं होता। अब लेकिन हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारे एक सखा है, इन्होंने लिखा है कि भाई हम कार्यस्थल पर कार्य करने जाते हैं, न कि रिश्ते बनाने। हाँ, हम मानव हैं और मानवीय संवेदना हर में अपेक्षित है, फिर कार्यस्थल पर इतनी फुर्सत कहाँ कि हम किसी से रिश्ते बनाएं और उसे निभाएं। भाई अपने से ऊपर वाले के निर्देश और अनुदेश में ही हम अपने को समय अपना व्यतीत करते हैं। एक लंच है, उसमें लंच करें या रिश्ते बनाएं। हाँ, साथ आ जा रहे हैं तो बात अलग है। अब इनके जवाब में हम ये कहना चाहते हैं कि प्रोफेशनल रिश्ते अगर आपके अच्छे नहीं है, मधुर नहीं है, प्रगाढ़ नहीं है, तो आप तनाव से गुजरते हैं, आपके काम में बाधा पहुंचती है, आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब दिन का बहुत सारा वक्त हम दफ्तर में या जहां पर भी हम कार्य करते हैं वहां गुजारते हैं, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि दो अलग अलग लोग या कई लोग आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। स्वप्निल, होता क्या है कि कारण चाहे जो भी हो, चाहे शैक्षिक स्तर पे हो, उम्र का अंतराल हो, या फिर कई बार अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाने की बात हो, लेकिन इस तरह की समस्या आती ही है कि रिश्ते आपके मजबूत कैसे बने। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में उलझने, फिर जब ऐसी दिक्कतें शुरू होती हैं तो उलझने भी कई बार बढ़ती जाती हैं। कई बार नए लोगों को लगता है कि पुराने लोग उनकी तरक्की में बाधा बना रहे हैं। सही बात है। और वहीं पुराने या पहले से कार्यरत लोगों को लगता है कि वो उनके अस्तित्व का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में एक दूसरे के बीच के अंतर को समझते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए आपस में दोस्ताना व्यवहार करना बहुत जरूरी है। जहां पर पुराने लोगों की बात आती है, पुराने लोगों को या जो बड़े ओहदे पर हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब सामने वाले को सम्मान देंगे, छोटों को सम्मान देंगे, तो आपसे जो निचले स्तर पर काम कर रहा है, छोटे दर्जे में काम कर रहा है, वो आपको जरूरत से ज्यादा सम्मान देगा। लेकिन आप अगर मांग के सम्मान लेना चाहेंगे तो वहीं पर आपका सम्मान कम हो जाता है। ये थोड़ा सा विचारों की मतलब भिन्नता भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कार्यस्थल पर माहौल अच्छा बना रहे, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं, पहले आप मतलब अपने को भी थोड़ा सा देखें, अपने को भी अच्छी तरह परख लें। कहने का मतलब ये है कि शायद सिर्फ हो सकता है नजरिए का फर्क हो, बात दोनों एक ही कहना चाह रहे हो, लेकिन सिर्फ शब्दों का चुनाव अलग हो गया हो या भाव अलग हो गए हो, तो ऐसे में थोड़ी गलतफहमी भी कई बार बन जाती है, तो उससे बचना है। सही बात है। और किसी के प्रति कोई धारणा आप बना लेते हैं, तब भी ये बात आती है, इस तरह की गलतफहमी हो जाती है। कई बार महज गलतफहमी की वजह से ही बहुत सारी बातें बिगड़ जाती हैं, जिसे आप पाट भी नहीं सकते हैं आगे चलकर। किसी को सिर्फ इसलिए नापसंद करें क्योंकि वो आपसे अलग है, आपके विचार उससे नहीं मिलते हैं, और क्योंकि हो सकता है जो बातें उन्हें अलग बनाती हैं वही उनकी ताकत हो। और कई बार जहां कई जगहों पर कई ऐसे सेक्टर हैं, कई ऐसे दफ्तर हैं जहां प्रतिभा की बात आती है, प्रतिभा में भिन्नता होती है। कुछ लोगों में कुछ जरूरत से ज्यादा टैलेंट होता है, कुछ अलग किस्म का टैलेंट होता है और सामने वाले के पास नहीं होता, तो वहां भी इस तरह के विद्वेष पैदा होते हैं, इस तरह के टकराव पैदा होते हैं। बिल्कुल। कभी कभी होता है ना कि हम, जैसे आपने टकराव की बात कही, तो मन में ये भाव भी आ जाता है कि हम तो बड़े पद पर हैं, या हम बड़े हैं, या उम्र का ऐसा अंतर है कि हम बड़े, हम क्यों पूछें। पर हमें ऐसा लगता है कि कभी भी किसी से भी मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपना आत्मविश्वास दिखाएं, वो जरूरी है। आपको पता है कि आपका हुनर क्या है या आप में कितनी कार्य क्षमता है, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी बात है, शुरुआत में कम से कम अपने अंदर कुछ तो लोचनीयता लानी चाहिए, जिससे कि व्यवहार में खराबी नहीं आने पाए। बिल्कुल सही बात है। आपने मदद की जो बात की, तो जब क्या होता है, सीनियर्स जो आपसे होते हैं, बाद में जो जूनियर्स आते हैं, तो कई बार जूनियर्स को वो बात पता नहीं होती जो सीनियर
जूनियर्स को होती है, तो उनसे आप अगर पूछ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इसमें कहीं भी आपका सम्मान घटता नहीं है और कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से कई बार व्यक्तित्व भी खराब होता है, छवि में गिरावट आती है और फिर लोग आपको कम आंकते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार हर बात को अगर हम अपने ईगो से, अपने सम्मान से जोड़कर रखेंगे तो बातें वो बिगड़ती ही जाएंगी। हर बात को सम्मान से नहीं जोड़ा जाता है और ऐसा करने से व्यक्तित्व की जो छवि है वो तो खराब होती है। लोग मतलब होता है ना, कई बार अरे उनसे बात करने जाओ तो वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते, या फिर ऐसा होता है कि उनसे बात कर रहे हैं तो वो तो हर बात में कमी ही निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कई दफा ऐसी भी बातें हो जाती हैं कि छोटी छोटी सी बातचीत में बातें बिगड़ जाती हैं या बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बातों को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। और कई बार जब बड़े जो सचमुच बड़े होते हैं और प्रतिभाशाली होते हैं और जिनमें बड़प्पन होता है, वो कभी दिखावा नहीं करते हैं अपने बड़े होने का। एक कहा गया है ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम बहुत बड़े हैं या हम बहुत ऊंचाई पर हैं। अपने आप लोग जान जाते हैं कि आप बहुत बड़े हैं और हमें लगता है आप भी अपने आप जान जाएंगी कि अब हम एक गाना सुनवाने वाले हैं सखियों को। बिल्कुल। सखियां सुन रही थी ये गाना
और अब आप कुछ कहना चाह रही थी? हम लोग बात कर रहे थे ना कि कार्यस्थल पर सफल रिश्ते कैसे बनाएं, और सामंजस्य तो वो आपसी भाईचारा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि छोटा हो या बड़ा सभी हमारे सहकर्मी हैं, सभी से आदर से बात करनी चाहिए। और कभी भी किसी भी बात पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कम से कम खुल के बात करें, और ये ध्यान रखें कि जो यहाँ पर काम कर रहा है वो आपके अधीनस्थ है भले ही, या आपके बराबर में काम कर रहा है, पर वो अपने घर का मालिक भी है। तो सबका मान सम्मान एक बराबर है, और व्यवहार में इसीलिए शालीनता जरूर बनाए रखें। और हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी लिख भेजी है इसी तरह, लिखा है कि विश्वास और बेहतरीन संचार कौशल किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है। इन दोनों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सक्रिय रूप से सुनना है। लोगों की बातों को ध्यान से सुने, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास करें, और ये दिखाने के लिए गैर मौखिक संचार का उपयोग करें कि आप ध्यान दे रहे हैं। लोग अक्सर खराब सहकर्मियों या प्रबंधकों के कारण नौकरी या कई बार उद्योग भी छोड़ देते हैं, तो इसका ध्यान रखें। अगर मजबूत रिश्ते होते हैं तो ये नौबत नहीं आती है। बिल्कुल, क्योंकि कार्यस्थल पर रिश्ते आपके सहकर्मियों के साथ होने वाली जो बातचीत है, आप अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार, एक दूसरे के प्रति सम्मान और साथ मिलकर काम पूरा करने की क्षमता से ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि रिश्ता कितना अच्छा है। तो घूम फिर कर बात वहीं पर आती है कि एक दूसरे के साथ शालीनता से बात करें, और कोई भी बात उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी हम शायद कभी कभी उसे बना देते हैं। तो कोशिश करें कि बात मतलब एक लहजा संभाल कर बोले, तो कई बार बिगड़ी हुई बातें भी बन जाती हैं। और कई बार जब गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं तो गलतफहमियों को दूर करने के लिए आपसी बातचीत बहुत जरूरी है। अपनी बातों को साझा करें और अपनी जो शिकायत होती है उसे शेयर करें कि देखो आपसे हमें ये शिकायत समस्या है, लेकिन फिलहाल हमें स्वप्निल से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए हम अभी फिलहाल सुनवा रहे हैं ये गाना। गाने के बाद हम लौट कर आते हैं और बातें करते हैं। मुझे
डोली फिल्म का गाना था, सखियां सुन रही थी। आशा भोसले की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था। और स्वप्निल, अभी जब बारिश में भीगने की बात आप कर रही थी हमसे, नहीं तो बारिश में भीगने की बात कर रहे थे। जैसे कभी कभी होता है ना, बारिश मतलब ज्यादा बारिश हो रही है तो भीगने का मन सभी का करता है। तो हमने आपसे क्या कहा था वो बताइए। आपने कहा था कि थोड़ा संभाल के चलें, क्योंकि बहुत बारिश में भीगने से ना मन तो अच्छा हो जाता है, लेकिन बाद में जब चीजें बिगड़ती है ना, छींकें आती हैं या कभी पैर स्लिप कर गया जरा सा तो तबीयत खराब होती है। तब क्या होता है, और बारिश जहाँ गुदगुदाने वाला मौसम है, खुशगवार मौसम है, रूमानी मौसम है, वहीं बहुत सारी मुसीबतें लेकर आता है, बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है और बहुत सारी मुश्किल पैदा कर देता है। कुछ नहीं होता तो भी बारिश मुश्किल में डाल देता है। आप देखती हैं कि जैसे मुंबई महानगर, जहां पर विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, खासतौर से यहां का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जब भी बारिश शुरू होती है तो जो छोटे छोटे घरों में, चौल में और झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल पैदा हो जाती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके घरों में पानी भर जाता है, उनके जो जमीन पर बिस्तर लगाते हैं, बिस्तर गीले हो जाते हैं, फिर वो सो नहीं सकते हैं, खाने पीने की जो चीजें रखी रहती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो हम सब बैठे बैठे ये सोचते हैं कि कितना अच्छा मौसम है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब पानी, बहते हुए पानी में, गंदे पानी में पैर डाल के आप चलते हैं, नालों में फंस जाते हैं, तो फिर कितना बुरा लगता है ना। तो फिर बाद में उसके असर पता चलते हैं ना, क्योंकि जैसे हमारे पास शरीर है, मन है, ठीक उसी तरह प्रकृति और मौसम भी है। मतलब हमारे मन के आते जाते ख्यालों की तरह ही प्रकृति भी मौसमों का आना जाना निश्चित है, तय है वो। बिल्कुल। और इसी के साथ मौसम का असर होना तय होता है, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम इसका हिस्सा भी तो हैं, तभी तो बदलते मौसम का असर हम पर पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बिल्कुल। और कभी कभी तो ये असर बीमारी का रूप ले लेता है, जैसे हम लोग जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, मतलब डॉक्टर्स उसको इसी नाम से जानते हैं। तो हालांकि जरूरी नहीं है कि ये असर सब पर असर करे, लेकिन ज्यादातर लोग मौसम के बदलाव की चपेट में आ ही जाते हैं। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर की ज्यादातर प्रक्रियाएं प्रकाश संवेदी होती हैं, और ऐसे में जब मौसम में बदलाव होता है तो इसका सीधा असर शरीर के बाहरी भीतरी सभी क्रियाओं पर पड़ता है। बिल्कुल। और इसी असर के चलते देखते हैं हम लोग कि मतलब मौसम जब बदलता है तो सर्दी, बुखार, डिहाइड्रेशन, कब्ज जैसी समस्याएं तो होती हैं। साथ में इसके अलावा भी चूंकि बारिश की वजह से मौसम में थोड़ा नमी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से सर्दी जुकाम के साथ साथ कई दफा ये भी देखा जाता है कि सांस फूलने की जो समस्या है वो भी बढ़ जाती है। और इसीलिए आप डर गई थी बारिश में भीगने से। बिल्कुल, क्योंकि छींक आएगी। और दरअसल हम दोनों डर गए थे क्योंकि हम दोनों को यहाँ सखी सहेली प्रोग्राम में आना था, सखियों सखाओं से जुड़ना था, अपनी बातें साझा करनी थी। तो ऐसे में अगर मान लो कि हमें तुरंत कुछ असर हो जाए, पानी का भीग जाते, तो निश्चित रूप से अगले दिन तबीयत खराब हो जाती। हमने ख्याल रखा, तो सखियां सहेलियां और सखा भी इसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम तो सबसे ज्यादा ख्याल इसलिए रखते हैं ना, मेरा गला सबसे पहले मतलब वो एकदम जैसे जिसको बैठना कहते हैं, मेरा तो लेट ही जाता है। तो जिसे मतलब जो लोग आवाज की दुनिया में काम करते हैं, तो उन्हें इन बातों का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। अपनी सेहत का तो सबको ख्याल रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं विविध भारती के फेसबुक पेज से और लगातार टिप्पणियां भी भेज रहे हैं, तो बीच बीच में हम उनकी बातें भी श्रोताओं तक पहुंचाते। एक ने लिखा है, एक श्रोता ने, बारिश और बीमारियां, बारिश में समूची प्रकृति ही प्रफुल्लित और आह्लादित नजर आती है, ऐसे में भला बीमारियां कैसे नहीं होंगी। यद्यपि दावा करने से पीछे नहीं, अपितु बढ़ चढ़ कर ही रहते हैं। बीमारियां इसी का परिणाम है जो बारिश में और अधिक होती हैं, क्योंकि बारिश में ही पूरी प्रकृति में प्रफुल्लन सर्वाधिक होता है। मक्खी, मच्छर और जो जीवाणु होते हैं तरह तरह के, ये विषाक्त होते हैं और इसके कारण डेंगू, डायरिया, मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियां भी इस मौसम में प्रकोप फैलाती हैं। जी बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने ये भी बताया कि बरसात में स्किन से लेकर पाचन तक की सभी बीमारियां परेशान करती हैं, और खास बात है सबसे ज्यादा त्वचा प्रभाव में आती है, क्योंकि सीधा संपर्क उसका बारिश से होता है और नमी का सीधा संपर्क होता है। तो ऐसे में त्वचा संबंधी बीमारियां जो हैं वो जल्दी हमें प्रभावित करती
करती हैं। और कुछ खास ऐसी बीमारियां हैं भी जो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर बारिश के मौसम में ही फैलती हैं, जैसे कि कोल्ड कफ है, फ्लू कॉमन सिम्टम्स हैं। वैसे ही मानसून के आते ही डेंगू मलेरिया का खतरा भी कितना ज्यादा बढ़ जाता है। उसी प्रकार जैसे गर्मियों में डायरिया और फूड पॉइजनिंग, तो ऐसे में डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा मच्छरों की वजह से ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश में पानी जगह जगह भरता है ना। तो जब कभी आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा हो तो उसकी उचित व्यवस्था करें कि पानी इकट्ठा ना होने पाए। अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसकी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, खासतौर से जो बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, तो उनके आसपास जहां पानी इकट्ठा होता है तो आप सब मिलके जो लोग होते हैं घर के आसपास उनको साथ लेकर उसकी साफ सफाई करवाएं। फिलहाल सुन ले बारिश वाला ये गाना। सजना परख फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और सखी सहेली कार्यक्रम में अब एक अंतराल। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
स्वप्निल, क्या बात है, कुछ सोच विचार कर रही हैं, मेरी ओर देख रही हैं, माइक्रोफोन की ओर देख रही हैं, कहिए क्या कह रही थी? बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बारिश में भीगने से जो बीमारियां होती हैं वो तो होती ही हैं। खैर, शारीरिक व्याधियों की तो बात सभी करते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो सामने से दिखती नहीं है पर महसूस जरूर होती हैं। वो है मन की बीमारियां जी। मानसिक रूप से भी परेशानियां पैदा होती हैं। कई बार बारिश के मौसम में मन यूं ही उदास हो जाता है, यूं ही अवसाद में चला जाता है। हम खिड़की से दूर देख रहे होते हैं, बारिश हो रही है और मन कहीं और गुमसा हो जाता है। इसकी भी कोई वजह होगी? बिल्कुल, क्योंकि बदलते मौसम में जो शारीरिक समस्याएं हैं उनके साथ साथ कुछ मानसिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो पैनिक डिसऑर्डर कहलाता है उससे पीड़ित जो लोग होते हैं वो मौसम के प्रति जो है वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ऐसा शोध में देखा गया है, डॉक्टर्स का कहना है। और एक बात और है, मौसम में ठंडक और बढ़ती नमी का असर मन पर इस कदर होता है कि दिल बिल्कुल आलस में डूब जाता है, काम में मन नहीं लगता है, भूख और नींद पर असर पड़ता है, एकाग्रता में भी कमी आती है, कई बार बिना वजह निराशा सी महसूस होने लगती है। इस तरह की परेशानियां भी बढ़ती हैं बहुत सारे खोज के मुताबिक। हाँ, और क्योंकि ऐसा इसलिए भी देखा जाता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है तो आप काम से अपने थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। कई दफा ऐसा भी होता है कि अब नहीं जाना है, बाहर के जितने काम है वो रुक गए हैं अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही, तो कई बार खाली बैठे बैठे भी वो समय जो है वो किसी अगर क्रिएटिव काम में नहीं लगता है, किसी चीज में आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये जो पैनिक डिसऑर्डर है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। उसकी मतलब उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे दूर करने के लिए अपने को किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। मान लीजिए आपका दिल घर के काम में नहीं लग रहा है तो आप कोई किताब उठा लीजिए, पढ़ने लगिए, या आप रेडियो सुनने लगिए, ये तो आपका सबसे अच्छा तरीका होता है। गाने सुनने लगिए, अपनी पसंद के गाने आप सुनते हैं तो जाहिर है अच्छा तरीका है मन बहलाने का। बिल्कुल, तो ये आपके अंदर जो हुनर है, आपके क्या शौक है। और कई बार तो हमने देखा है कि सखियां हो या सखा हो, वो रसोई में जाते हैं, मनपसंद व्यंजन बनाने लगते हैं। कुछ अच्छे विचार ले आइए, कुछ अच्छे खोज के बारे में सोचने लगिए। घर में बच्चे हैं तो बच्चों से बात कीजिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी से बात कीजिए, विज्ञान की, देश दुनिया की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका मन दूसरी जगह पे बहल जाता है और ये बातें निकल जाती हैं, उदासी आपकी दूर हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और कुछ इन सब चीजों के साथ जैसे हमने बहुत सारी परेशानियों की बात तो करी और थोड़े मोड़े समाधानों की बात भी करी, लेकिन कुछ और सावधानियां जैसे जिनसे कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों से बच सकें, तो ऐसे में कोशिश करें कि भाई गंदे पानी से बचाव करें। मतलब घर पर पानी को या तो उबाल कर पिएं या फिल्टर करके पिएं, और घर के आसपास जैसा हम हमेशा कहते हैं कि पानी इकट्ठा ना करने दें। साथ ही साथ कपड़ों को अच्छे से सुखा कर पहने, क्योंकि नमी वाले कपड़े पहनने से ना सिर्फ परेशानी होती है, त्वचा के संक्रमण होते हैं, साथ ही साथ वो मन पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बाहर से जो बाहर का खाना होता है वो भी नुकसानदायक होता है, खास तौर से जंक फूड से बचे बारिश के मौसम में। जबकि होता उल्टा है, बारिश के मौसम में खूब चटपटा खाने का मन करता है, भजिए पकौड़े, जहां बारिश की बूंदें पड़ी नहीं कि घर में भजिए बनने लगते हैं, पहला प्लान यही बनता है, तो चलो पकौड़े खा लेते हैं। तो इन सब से थोड़ा बचना चाहिए, खाएं, थोड़ी मात्रा में खाएं कि ऐसा ना हो कि नुकसान कर जाए। बासी और ज्यादा देर तक खुला हुआ खाना ना खाएं, क्योंकि खुले हुए खाने पर मक्खियां बैठ जाती हैं और उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फलों को काटकर रखकर ना खाएं। कई बार हमने देखा है कि सलाद और फल काटकर रख दिए जाते हैं और उसे बाद में खाया जाता है। बारिश में ये खास तौर से नुकसान करता है। बिल्कुल। और खास तौर से एक और बात पर हम जरूर बात करना चाहेंगे कि मतलब बारिश में बहुत ज्यादा भीगे नहीं, और या फिर अगर आप भीग भी रहे हैं तो जगह देखें। जैसे कि आजकल हम लोग बात करते हैं, बीमारियों की तो बहुत बात करी, पर अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि जैसे बारिश में जो असावधानियों से जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आजकल बड़ा मतलब एक फैशन है, ट्रेंड है जिसको कहते हैं कि अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाना या फोटोज खींचना अलग अलग लोकेशंस पर जा करके, तो ऐसे में हादसे भी होते हैं।
तो क्योंकि बारिश के समय में फिसलन बहुत बढ़ जाती है सड़कों पर, तो उसका थोड़ा ख्याल रखें। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो ये नुस्खे हैं ये तो हमने बता दिए, ध्यान रखने वाली बातें हैं। लेकिन बारिश के मौसम में लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और घूमने फिरने जाते हैं, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, झरने होते हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी, अभी 1-2 दिन पहले अखबार की सुर्खियों में, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था वो वीडियो कि एक लड़की है जो घूमने जाती है और पहाड़ पर, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ती चली जाती है। बहुत ही सकरा रास्ता था, उस सकरे रास्ते से होती हुई वो झरने का वीडियो उसको लेना था और रील बनाना था। और वहां से पैर फिसला और वो सीधे झरने में चली गई, तो उसकी जो डेड बॉडी है वो भी मिलना मुश्किल हो गया। तो इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ये बातें हम पहले भी सखियों सखाओं से कर चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि जितनी दफा ये बात हम अपने श्रोताओं को याद दिलाएं उतना भी कम है, ताकि ये बातें श्रोता अपने घर के बच्चों, टीन एजर्स को, खास तौर से युवाओं को ये बात बताएं कि जब भी कभी घूमने जाए कहीं तो ये नुस्खे जरूर बताएं। हाँ, और सिर्फ सुने नहीं, उसको गंभीरता से जीवन में अपने लागू करें, क्योंकि ये चीजें अनसुनी कर देना या सिर्फ सुन के छोड़ देना, ये तो रोजमर्रा की बातें सभी जगह सुनते कहते हैं, पर कोशिश करें कि अच्छे से समझें, और क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, तो इस बात की गंभीरता को बहुत ध्यान रखें। नदी, झरना, समुद्र, यहाँ जब भी जाएं इनके किनारों पर तो ये ध्यान रखें कि सेल्फी लेते हुए, फोटो खींचते हुए कहीं आप मुसीबत में ना पड़ जाएं। फिलहाल गाने का लुत्फ लें। जी। जो मैं छोटी सी होती बदरिया, जो मैं छोटी सी होती बदरिया, किसी प्यासे की प्यास बुझा देती, जो मैं चंदा की होती चंदनिया, तो ज़मीं पे उजाले बिछा देती, जो मैं छोटी सी होती बदरिया।
सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत था। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं, चुप रहें तो कितना रहें, मतलब चुप रहना कहाँ तक सही है और किस हद तक चुप रहने से तो मतलब कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती हैं कि मैं चुप हो जाऊं? नहीं मतलब हम लोग ये बात करेंगे कि चुप रहना समाधान है, जिसको हम सोचते हैं कि मतलब अच्छा ठीक है नहीं बात करेंगे, अब इनसे क्या बात कर रहा है, तो बढ़ाने से बेहतर मतलब आप ज्यादा मत बोलिएगा। हाँ तो चुप रहना समाधान है या समस्या, दोनों ही इसका सामंजस्य बहुत जरूरी है। बिल्कुल, न जरूरत से ज्यादा चुप रहना है, न जरूरत से ज्यादा बोलना है। और इस बात का ख्याल तो हम इस प्रोग्राम में रखते ही हैं, बीच बीच में इसीलिए गाने भी सुनवाते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल करते हैं। बहरहाल हमारा जो विषय है मौन समाधान या समस्या है, तो इस मुद्दे पर आते हैं। कई बार लोग गुस्से में आकर किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तीखे बोल देते हैं, कड़वे शब्द बोल देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं जो आपके दिल के भीतर चुभती हैं, टीस पैदा करती हैं। लेकिन उतनी ही तकलीफ कई बार किसी का खामोश रह जाना भी दे जाता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सच है, क्योंकि कई बार बोलना जितना दुख देता है उससे कहीं ज्यादा किसी अपने का चुप रह जाना तकलीफ पहुंचाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी अपने की कोई बात दिल को चुभ जाती है तो अक्सर कुछ लोग उसका जवाब न देकर, झगड़ा न करके चुप हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एक चुप 100 बला टाल देती है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होने लगता है ना कि मतलब ऐसा करने से शायद सब ठीक हो जाएगा। हालांकि कई बार ऐसा होता भी है, ये काम भी करता है ये उपाय, पर हर बार गुस्सा होने या असहमति जताने से बेहतर है कि चुप हो जाया जाए। और इसी चुप हो जाने को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर साइलेंट ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट यानी कि मौन उपचार है ना, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से बात करना बंद कर देता है। कई बार लोग भावनात्मक रूप से इतने संवेदनशील होते हैं कि वो स्थिति का सामना करने की बजाय, झगड़ने की बजाय चुप हो जाना पसंद करते हैं और धीरे धीरे इसे अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ये भी कहना बहुत जरूरी है, कई बार आपकी चुप्पी आपको बहुत तकलीफ दे सकती है, आपके भीतर टीस पैदा कर सकती है। बिल्कुल। और वो टीस, वो चुप्पी आपको किसी बीमारी के रूप में दे सकती है। तो इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं होती। पर ऐसा इसलिए करते हैं ना लोग कि शायद उन्हें लगता है कि हो सकता है उनके चुप रहने से सामने वाले इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो शायद ये समझ जाए कि उसने जो किया है उसका व्यवहार अच्छा नहीं था या उसने जो कहा है वो उसे नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कभी कभी होता है, ये मौन उपचार काम कर जाता है, पर कई बार लगातार ऐसा करने से दूरियां भी बढ़ जाती हैं, खाई भी बढ़ती है। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि मतलब कई बार ये मन में टीस दे जाता है, तो चुप्पी बड़ी परेशानी को रोकते हुए थोड़े समय के लिए तो हो, तो इससे रिश्ते शायद संवरते हैं, लेकिन उलझने अगर बनी रहें तो गांठ पड़ जाती है। और सामने वाले को कई बार ये लग सकता है कि उसके कुछ भी कहने का आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है या फिर आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे। तो संवेदनाओं के अभाव में रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घरों में जब हम अपने से छोटों को बहुत ज्यादा डांट फटकार देते हैं और आपका बच्चा हो या आपसे छोटा भाई बहन छोटे हो, तो वो आपको जवाब नहीं देते हैं, कई बार इरिटेट करने के लिए वो जवाब नहीं देते। हाँ। तो कैसा महसूस होता है? तो ये जो खामोशी होती है कई बार तलवार का भी काम करती है। हाँ, और जब कभी ना संवाद की कमी आ जाती है तो फिर वहां पर परेशानियों का हल ढूंढना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चुप रहने वाला व्यक्ति भी अवसाद और तनाव की स्थिति में जा सकता है और साथ ही साथ जो जिससे चुप रहा जा रहा है वो भी उलझन में रहता है कि मतलब को कहते हैं ना कि बात करने से बात बन जाती है, तो चुप रहना बड़ा मुश्किल है। ये तो कई शोध भी कहते हैं कि बार बार अनदेखी करने या झेलने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में भी कमी आती है, खासकर जब किसी बेहद अपने से आपको इस तरह की तकलीफ मिलती है तो आपकी बात बिगड़ती है। बिल्कुल, किसी भी समस्या को चाहे वो मतलब कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपस में बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। इसीलिए बातचीत को, संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपनी भावनाओं और विचारों को सामने वाले के साथ खुले तौर पर साझा करें, जिससे कि जो भी मुद्दा है, जो भी उलझन है, उसके बारे में बात करके उस बात को समेटा जा सके, सुलझाया जा सके। और मौन होने की बजाय जिसके साथ दिक्कत है उसकी भावनाओं और दृष्टिकोण
को समझने की आप कोशिश कर सकती हैं। अगर उसके व्यवहार से आपको समस्या हो रही है तो आरोप लगाने की बजाय हल्के माहौल में बातचीत से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब आपस में बातचीत करें, ऐसा नहीं कि तोहमत लगाकर सबसे पहले उसकी बुराइयों की ढेर सामने रख दें, लिस्ट बना दी। हाँ, उसकी शिकायतों के पन्ने आपने थमा दिए, उसके बाद बातचीत करना। पहले थोड़ी प्यार मोहब्बत से बात करें, फिर बताएं कि हाँ आपकी ये गलती थी और इसकी वजह से हमारी नाराजगी थी। और ये जो बात आपने कही ना कि आरोप लगाना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर संवादों के बीच में जब देखा जाता है ना कि ताने ये बहुत चुभते हैं। एक साधारण तरीके से कही हुई बात शायद एक बार को उतनी बुरी नहीं लगती है जितनी आरोप लगाने पर या ताने मार करके ऐसे जो कही जाती है, वो सुधारने की जगह इंसान वही कह रहे हैं ना, चुप हो जाता है कि मतलब अब बोलना है तो आप बोलते रहो, हमें तो नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे। तो तानों उलाहनों की बजाय प्यार मोहब्बत से बातें करें और साथ में एक गीत का दामन थाम ले तो फिर बात और आसान हो जाती है। गानों के माध्यम से भी आप अपने दिल की बात सरल हो जाता है बहुत। फिल्म का गाना था और लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथ में उषा मंगेशकर की आवाज थी। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। और हम बात कर रहे थे कि मौन समाधान है या समस्या पैदा करती है। तो समाधान भी है और समस्या भी है। इस बारे में हमने अपने सखियों और सखाओं को बहुत सारी बातें बताई। हमारी सखियों ने भी और सखाओं ने भी बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, तो वो हम उन तक पहुंचा रहे हैं। एक सखी की टिप्पणी है, लिखा है कि कुछ थोड़ी सी बातों में मौन समस्या
पर पैदा करती है। बहुत लोग मौन को आपकी स्वीकृति मान लेते हैं, पर बहुत सारी बातों में जिसका जल्दीबाजी में कोई समाधान नहीं है या बिना सिर पैर की बातें बढ़ाने से अच्छा है कि वहां मौन रहा जाए, और बहुत बार मौन समस्या का समाधान कर देती है। बिल्कुल, और हमारे एक साथी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समाधान और समस्या दोनों के रूप में मौन को बहुत सुंदर शब्दों में पिरोकर बताया है कि मौन का समाधान, जैसे शब्द कभी कभी फिसल जाते हैं, मौन में ही सत्य छिपाते, प्रश्नों का उत्तर मौन में पाएं, अंतर मन का संवाद सिखाए। और मौन की समस्या के लिए इन्होंने लिखा है कि समस्या का समाधान चाहिए, मौन से बाहर आना, शब्दों की सूरत में मन की बातें बताना। और मौन को अपनी कमजोरी मत मानना, सामने वाले की कमजोरी मत समझना। अगर आपकी बात का कोई जवाब, उचित जवाब नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है इग्नोर करके, तो ये मत समझिए कि वो कमजोर है। ये अक्सर होता है। तो ये बात हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है। लिखा इन्होंने कि खासकर जब बहुत से लोग एक साथ बात कर रहे हो, मौन कमजोरी का प्रतीक नहीं बल्कि ये निशानी है आत्मविश्वास की। कहते हैं मौन हर समस्या को खत्म कर देता है, पर याद रखिए जहां बोलने की जरूरत हो वहां ना बोलना आपकी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए जहां बोलना जरूरी हो वहां मौन न साधें। मौन रहना जहां एक साधना है, वहीं सोच समझकर बोलना एक कला है। मौन की परिभाषा बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, मौन और फूल खिल जाते हैं, बगिया में मुस्कान बिखेरते। ये हमारी एक सखी हैं जिन्होंने ये बात लिखी है। बिल्कुल, और तो एक घर परिवार में, चाहे समाज में, चाहे दफ्तर में आप जरूरत से ज्यादा चुप रहते हैं तो उसका आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि इसी बात पे इन्होंने लिखा है हमारे एक साथी ने कि कई बार मौन समस्या पैदा करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मौन को आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। वो कहा भी गया है ना, मौनम लक्षणम स्वीकृतम। तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है या आपसे कोई बात कही जा रही है और उस बात पर आप हाँ या ना किसी भी स्वर में जवाब नहीं दे रहे हैं, तो बस ये समझा जाता है अच्छा चुप है, इसका मतलब कि हाँ है। दरअसल होता क्या है कि बचपन से एक संस्कार सिखाया जाता है। ये चूंकि खास तौर से सखी सहेलियों का मंच है, तो इसमें स्त्रियों की बातें भी थोड़ी सी हम कर लें। वो ये कि जब मौन की बात चली है तो बचपन से लड़कियों और लड़कों में भेदभाव की बात सिखाई जाती है कि भाई है, पिता है, तो उनको आप सम्मान दो। लड़कियों को कहा जाता है विनम्र रहो, नम्र होकर रहो, सिर झुकाकर चलो, अगर बड़ा दो बात बोल दे तो उसे सुन लो। लेकिन ये बात भाइयों को या लड़कों को नहीं सिखाई जाती है। तो बात वहीं से होती है। जब लड़कियां बड़ी होती हैं, दूसरे घर जाती हैं, ससुराल जाती हैं, तो वहां दादी, चाची, जो भी रिश्ता होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, जाहिर सी बात है कि सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर एनक्रोचमेंट होने लगे, जरूरत से ज्यादा दबदबा पैदा होने लगे, तो वहां तो आपको अपनी आवाज उठानी ही चाहिए, नहीं तो ऐसी ही दबती कुचलती चली आएंगी। और अब जमाना बदल रहा है कि आप मौन होकर अपने मुसीबत में खुद को डालते रहें, अपनी आवाज उठाएं ताकि आप खुद भी आगे बढ़ सकें। करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर अगर आप चुप रहेंगी, मौन रहेंगी, तो आगे कैसे बढ़ेंगी? बिल्कुल, और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वही जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि कई बार समस्या हो जा रहा है, समाधान ढूंढने की कोशिश हम करते हैं पर उससे समस्या हो जा रही है। तो ऐसा है कि एक दूसरे को समय दें। कभी कभी समय देने के लिए, भावनाओं का आवेश जो है कम होने के लिए, नाराजगी कम होने के लिए मौन ठीक है, लेकिन स्थिति को ठंडा करने के लिए तक तो रखिए, उसके बाद उसको जो है साइलेंट ट्रीटमेंट के रूप में ना ले लीजिए। और अब गाना सुन लीजिए। आज मेरा मन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन, तुझे देख के मचल गया आज मेरा मन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन।
मोहब्बत किसी को कहते हैं। हाँ, तुझे देख के मचल गया आज मेरा मन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन। रागिनी फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, कमर जलालाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत था। बिल्कुल, और इस गीत के बाद ही हमारे पास जल्दी जल्दी से अब समय कम है, क्योंकि तो जल्दी जल्दी से हम ये बात कर लेते हैं कि भाप लेना कैसे होता है या उसके क्या फायदे हैं, पर उसके साथ ही साथ उसकी सावधानियां भी हैं, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो भाप जो है वो चेहरे के रोम छिद्रों को खोलने में मदद करती है, जिससे त्वचा की जमी गंदगी आसानी से साफ हो जाती है और पिंपल्स या ब्लैक हेड्स से भी छुटकारा मिल जाता है, आसानी से निकल जाते हैं। भाप लेने से आप लंबे समय तक जवां दिखते हैं, ये खास बात है। और इसके लिए तो सभी अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं, क्योंकि इससे चेहरे की मृत कोशिकाएं आसानी से हट जाती हैं और साथ साथ त्वचा में चमक भी आ जाती है। भाप लेने से आंखों के नीचे के जो काले घेरे होते हैं, सर्कल, डार्क सर्कल की समस्या भी दूर होती है, साथ ही आंखों की थकावट भी दूर होती है। और भाप लेने से शरीर के विषैले पदार्थ, बैक्टीरिया या अन्य संक्रमण बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि त्वचा जो है वो स्वस्थ नजर आती है। लेकिन फायदों के साथ जैसे हमने बात करी कि थोड़े से नुकसान भी हो सकते हैं अगर सावधानी ना ली जाए भाप लेने में। हाँ, तो एक चीज यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि भाप लेते समय बर्तन बहुत नजदीक न हो, और आजकल तो भाप लेने की बहुत सारी स्टीमर्स आ गए हैं, तो स्टीमर लेकर ले तो ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि भगोने में पानी गर्म करके भाप लेने के खतरे भी बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल, और अगर आपके मतलब चेहरे पर ओपन पोर्स की समस्या है, जैसे रोम छिद्र आपके पहले से खुले हुए हैं, तो उसमें आप ज्यादा भाप ना लें, क्योंकि उससे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अब बाकी बातें हम अगले सखी सहेली कार्यक्रम में करेंगे। आज बिल्कुल वक्त नहीं है, तो लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।